प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में हम लोग मुगल साम्राज्य के अध्ययन के स्रोतों का अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के अध्ययन के स्रोतों के बारे में अध्ययन किया था। आज के क्लास के बाद लगभग हम लोगों का मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन पूर्ण हो जाएगा। कुछ एक टॉपिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बच गए हैं जिनके बारे में हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे, और कल के क्लास से हम लोग विधिवत प्राचीन भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति का अध्ययन कल से हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत की जाए। जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के अध्ययन के लिए बेसिकली हम साहित्यिक स्रोतों पर डिपेंडेबल हैं, वैसे ही मुगल काल के अध्ययन के लिए भी या मुगल साम्राज्य के अध्ययन के लिए भी हम मूलतः साहित्यिक स्रोतों पर ही निर्भर करते हैं। मुगल साम्राज्य के अध्ययन के संदर्भ में जैसे ही स्रोतों की बात आती है तो सबसे पहले तुजुक-ए-बाबरी ग्रंथ का नाम हमारे जेहन में आता है। तुजुक-ए-बाबरी ग्रंथ को बाबरनामा भी कहा जाता है, और इस ग्रंथ को मुगल बादशाह बाबर ने लिखा, और यह ग्रंथ बाबर की ऑटोबायोग्राफी है या आत्मकथा है। बाबरनामा के बारे में हमें यह ध्यान में रखना होगा कि बाबरनामा ग्रंथ की रचना बेसिकली चगतई तुर्की भाषा में की गई है, और बाबरनामा ग्रंथ से जनरली हमें 1483 इसी वर्ष बाबर का जन्म हुआ था। बाबर के जन्म से लेकर 1529 ईस्वी तक की घटनाओं का जिक्र या विवरण हमें मिलता है। बाबरनामा ग्रंथ में बाबर ने अपने समकालीन 5 राज्यों का जिक्र किया है, जिनमें से 5 मुस्लिम राज्य थे और 2 हिंदू राज्य थे। मुस्लिम राज्यों में कौन कौन से 5 राज्य थे, इसका नाम हमें ध्यान में रखना होगा। बाबर के समय आगरा का शासक इब्राहिम लोदी था, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय था। बाबर के समकालीन एक और मुस्लिम राज्य बहमनी साम्राज्य था। बंगाल में बाबर के शासनकाल के दौरान नुसरत शाह का शासन था, और मालवा में महमूद खिलजी का शासन था। और 2 हिंदू राज्यों में एक तो विजयनगर साम्राज्य था, और विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे, और दूसरा मेवाड़ के राणा सांगा थे। बाबर ने बाबरनामा में भारतीयों को या भारत में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी के नाम से संबोधित किया है, और बाबर ने कहा है कि मेरे समकालीन जो 7 राज्य हैं, उन 7 में सर्वश्रेष्ठ राज्य विजयनगर है। चाहे वैभव की बात की जाए, बल की बात की जाए या समृद्धि की बात की जाए, बाबर ने संपूर्ण भारत में विजयनगर साम्राज्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। साथ ही साथ वह भारत को भी समृद्ध और वैभवशाली कहता है। बाबर ने भारत के स्थापत्य कला को निम्न कोटि का या निकृष्ट प्रकार का कहा है।
बाबर के अनुसार संपूर्ण भारत में केवल ग्वालियर के स्थापत्य सबसे उम्दा किस्म के हैं। मुगल कालीन स्रोतों में अगला नाम तारीख-ए-रशीदी बुक का है, जिसके राइटर मिर्जा हैदर दोगलत थे। मुगल कालीन अध्ययन का अगला स्रोत हुमायूं नामा है, जिसकी रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। गुलबदन का जन्म 1523 में बाबर की पत्नी दिलदार बेगम से हुआ था। हिंदाल गुलबदन बेगम का खास भाई था या सगा भाई था। बाबर की मृत्यु के समय गुलबदन की आयु 8 वर्ष की थी। हुमायूं नामा को बेसिकली हम 2 चरणों में बांट कर देख सकते हैं। हुमायूं नामा के पहले भाग में बाबर के शासनकाल का जिक्र मिलता है या विवरण मिलता है, जबकि हुमायूं नामा के दूसरे काल में या दूसरे भाग में हुमायूं के शासनकाल का जिक्र मिलता है। हुमायूं नामा में शादी ब्याह की रस्मों और मुगल हरम के रीति रिवाजों का वर्णन मिलता है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में लिखा है कि बाबर की कुल 9 बेगमें थी, जिसमें माहम बेगम से कामरान और अस्करी का जन्म हुआ था। मुगल काल के अगले ऐतिहासिक व्यक्तित्व खोंदा मीर थे। खोंदा मीर ने हबीब उस यार, खुलासत उल अखबार और कानून ए हुमायूनी ग्रंथों की रचना की। जौहर अफ्तावची ने तज़किरातुल वाक़ियात ग्रंथ की रचना की। रिज़कुल्लाह मुस्ताकी ने वाक़ियात ए मुस्ताकी ग्रंथ की रचना की। अब्बास खां शेरवानी ने तारीख़ शेरशाही की रचना की, जिसे तोहफ़ा ए अकबरी भी कहा जाता है। अहमद यादगार ने तारीख़ शाही की रचना की। मीर अलाउद्दौला ने नफाइस उल मासिर की रचना की। बायजीद बयात ने तज़किरा ए हुमायूं की रचना की। आरिफ कंधारी ने तारीख़ ए अकबरी की रचना की। हसन खां ने दौलत ए शेरशाही। मुल्ला मुहम्मद घटवी ने तारीख़ ए अल्फी। निजामुद्दीन अहमद ने तबकात ए अकबरी की रचना की। इसी प्रकार से अकबर के समकालीन या यूं कहें कि अकबर के काल के इतिहासकार अबुल फजल ने अकबरनामा या आईने अकबरी ग्रंथ की रचना की। फैजी और सरहिंदी ने भी अकबरनामा के नाम से एक पुस्तक की रचना की। अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखब उल तवारीख की रचना की। मुगल कालीन अध्ययन के स्रोतों में कुछ और पुस्तकों के बारे में जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पूरे मुगल काल में 2 ही शासक हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। एक तो बाबर ने लिखी, जिस पर हम लोग विस्तृत चर्चा प्रारंभ में ही कर चुके हैं। बाबर ने तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा लिखा। वैसे ही जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के नाम से लिखी। मुतमीद खां ने इकबाल नामा ए जहांगीरी की रचना की। ख्वाजा कामगार ने मासिर ए जहांगीरी की रचना की। शेख अब्दुल बहाव ने इंतखाब उल जहांगीरी की रचना की। इसी प्रकार से शाहजहां का शासनकाल, जो कि कुल मिलाकर 30 वर्षों का रहा, शाहजहां के शासनकाल की घटनाओं का जिक्र या घटनाओं का विवरण हमें बादशाह नामा नामक
पुस्तक से प्राप्त होती है। पातशाह नामा शीर्षक से कुल मिलाकर 3 बुक लिखे गए, जो शाहजहां के शासन काल के 10-10 वर्षों, मतलब कुल मिलाकर 30 वर्षों के शासन काल की प्रमुख घटनाओं का विवरण देते हैं, या जिनसे हमें शाहजहां के शासन काल की घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है। जैसे शाहजहां के प्रथम 10 वर्ष के शासन काल का वर्णन हमें अमीर कज़विनी द्वारा लिखे गए पातशाहनामा से प्राप्त होती है, वैसे ही शाहजहां के दूसरे 10 वर्ष के शासनकाल का विवरण हमें अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखे गए पातशाहनामा से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से शाहजहां के शासनकाल के अंतिम 10 वर्षों का वर्णन हमें मुहम्मद वारिस द्वारा लिखे गए पातशाहनामा ग्रंथ से प्राप्त होती है। इनायत खां और सादिक खां ने शाहजहां नामा बुक की रचना की। मिर्जा मुहम्मद काजिम, जो कि औरंगजेब के समय का सरकारी इतिहासकार था, उसने आलमगीर नामा की रचना की। खाफी खां ने मुंतखब उल लुबाब की रचना की। मुहम्मद मासूम ने तारीख ए सुजाई की रचना की। ईश्वर दास नागर ने फतूहात ए आलमगीरी की रचना की। राजा बहारमल ने लुप उल तबारिख की रचना की। भीमसेन सक्सेना ने नुस्खा ए दिलकुशा की रचना की। सुरजन राय भंडारी ने खुलासत उल तबारिख की रचना की। चंद्रभान ने या चंद्रभान ब्राह्मण ने चाहार चमन पुस्तक की रचना की। आकिल खां राजी ने वाकयात ए आलमगीरी की रचना की। ग्रांट डफ ने मराठों का इतिहास लिखा। के.एन. सिंह ने पंजाब का इतिहास लिखा और कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों का इतिहास लिखा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जिन जिन साहित्यों या पुस्तकों की चर्चा की है, वे सारे के सारे मुगल साम्राज्य के अध्ययन के लिए अनिवार्य हैं और यहाँ से प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मित्रों, आज के क्लास के द्वारा हम लोगों ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन लगभग पूर्ण कर लिया है। कल से हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जिन लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, वे लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।